देखो इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो आ जाते हैं आपके शब्द शुद्धि में। इनको जैसे मैंने लिखा है इसको ध्यान से देख लो, ये सही तरीका है लिखने का। गलतियां कहां करते हैं, जब ये बहुब्रीहि लिखते हैं तो ये वा जो है इसको बा बना जाते हैं, और अगर वा बा बन गया तो गलत। एक ये गलती करते हैं, दूसरा हा पे जो छोटी की मात्रा है इसको बड़ी की कर देते हैं, ये गलती होती है। दूसरा यहां जो ऐसे लिखा है ये द्वंद्व, इसको ऐसे लिखा हुआ आपको मिल सकता है इस तरह। वो गलती क्या, ये भी सही है गलत नहीं है, इसमें वो गलती क्या करेंगे, द्वंद्व मुंह से निकलता ही नहीं है, मुंह से द्वंद्व निकलता है, द्वंद्व निकलता है। लास्ट वाला जो हुआ है वो हम विलुप्त कर जाते हैं, गायब कर जाते हैं, वो वैसे ही लिख के दे देते हैं। चूंकि आप बोलते यही रहे हैं तो दिमाग में यही सही फीड होता है कि यही ठीक है, तो हम मान भी यही लेते हैं कि यही ठीक है। तो एक गलती ये हो जाती है हमसे द्वंद्व को लिखने में, और दूसरी गलती बहुब्रीहि को लिखने में। अब समझिए इनको मैंने इसी क्रम में क्यों रखा। इसी क्रम में रखने का कारण है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। पहली बार में लिखा तो इसका प्रथम पद प्रधान, ठीक है। इसको दूसरी बार में लिखा तो इसका द्वितीय पद प्रधान। द्वंद्व ये तीसरी बार लिखा, इसके दोनों पद प्रधान है। और बहुब्रीहि चौथी बार में लिखा, इसका कोई पद प्रधान नहीं, बल्कि एक तीसरा पद आएगा अर्थ के रूप में, वो प्रधान होगा, ठीक है। वो लिखा कहीं नहीं जाएगा, उसके मायने होंगे, वो प्रधान होंगे। तो ये इसी क्रम में रहेगा। अब एक प्रश्न और आपका बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से समास के दो भेद कर्मधारय और उद्विग्न है। अब इन चार में से कौन से के दो भेद हैं, तो किसके दो भेद हैं, तत्पुरुष के दो भेद हैं। एक तो है पांचवा, कौन सा हो गया, कर्म धारय समास, और फिर छठा द्विगु समास। अब एक प्रश्न और बनेगा, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। इतनी देर लगाएंगे, कौन सा, उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब तो बाद वाला पद, ठीक है। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद। तो कर्मधारय में कौन सा होगा, उत्तर पद, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा एक और प्रश्न है, द्विगु समास में कौन सा होगा, द्विगु में दूसरा पद प्रधान। इतना दिमाग लगाने की, रटने की जरूरत नहीं है, इधर याद कर लो, केवल इधर याद करो। अव्ययी भाव में पहला, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों, बहुब्रीहि में कोई नहीं, यह तीसरा, ठीक। ये निकल के कहां से गए हैं, पांचवा और छठा तत्पुरुष से निकले हैं। तो प्रधानता के मामले में ये वैसे ही रहेंगे जैसा कि तत्पुरुष है। हालांकि बाद में चीजें बदल जाएंगी, जब आप कर्मधारय में आएंगे तो विशेषण विशेष हो जाएगा, उपमेय उपमान हो जाएगा। जब आप द्विगु में आएंगे तो संख्यावाची प्लस प्रधान पद हो जाएगा, ठीक, वो अलग बातें हैं। लेकिन प्रधानता का सिस्टम वही रहेगा जो इधर है। इधर क्या है, द्वितीय पद प्रधान है, अच्छा दूसरे नंबर पे लिखा भी है। तो ये जो दोनों हैं वो किसके भेद हैं, तत्पुरुष के। अब एक प्रश्न यहां ये उठेगा, ये चीज आपकी यहां से स्पष्ट हो जाती है कि ये चार ही प्रधान क्यों है, मतलब ये मुख्यता में ये चार ही आते हैं, ये दो क्यों नहीं आते। तो उसके पीछे का कारण देखो, इनमें एक एक विशेषता है, और ये जो दोनों है वो इसी विशेषता के हैं। तो ये चार हो गए प्रमुख, और ये दो हो गए बिना प्रमुख, ये अलग से हो गए। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा उसको एक बार फिर समझ लो। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। अब उत्तर चार। समास कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर 6 हो गया। मुख्यतः चार प्रकार के समासों में निम्नलिखित समास नहीं होता है। अब उसमें से कौन से वाले, ये वाले दो विकल्प होंगे, यही उत्तर होंगे। ये दो नहीं होते चार वाले में, ठीक है। बाकी इनमें से ये चारों होते हैं, बस इतना याद रखना है। अब एक एक करके आप समास को देख लें, इतना लिख लिया है, बाकी आप लिख लीजिएगा। पहला समास है अव्ययी भाव समास। एक लाइन में मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर मैं समझा देता हूं, लिखो।
जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है एवं प्रधान भी होता है, अव्यय होता है एवं प्रधान भी होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब यहां इस बात को थोड़ा सा समझ, यहां एक शब्द आ गया और वो शब्द है अव्यय। शब्द क्या है? अव्यय। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इस बात को अगर आप जितने अच्छे तरीके से ये बात समझ लेंगे, पूरी थ्योरी आपको उतने ही अच्छे से समझ आ जाएगी। अन्यथा ये ऐसा समास है जो सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है। अव्ययी भाव अगर आपने सही से समझ लिया तो बाकी को समझना बड़ा आसान है। केवल एक दो जगह थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे दुग और बहुब्री में कंफ्यूजन हो सकता है, कर्मधारय और बहुब्री में कंफ्यूजन हो सकता है, वहां कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन यहां का जो कंफ्यूजन है वो सबसे पीक लेवल का है, सबसे ज्यादा। तो सबसे महत्वपूर्ण अव्ययी भाव समास को समझना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसका नाम कहां से आया है, उसमें जो शब्द आए उनका मतलब क्या है। अगर वो मतलब समझ में आए तो ज्यादा आसान। जब आप शब्द भेद पढ़ते हैं तो वहां पे एक शब्द आता है अव्यय। अव्यय शब्द दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? अ और व्यय। व्यय माने तो जानते ही होंगे, एक्सपेंस होता है, खर्च करना। और किसी में आ लग जाता है, वो क्या कर देता है फिर? मना कर देता है। आ लगने का मतलब मना कर देना, ना हो जाना। अव्यय जिनका खर्चा ना हो, ये मोटा मोटा अर्थ हो गया। लेकिन जब आप शब्दों के आधार पर अव्यय शब्द कहते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में, जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाते हैं अव्यय। अब शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन के तीन आधार होते हैं मुख्यतः। दो तरह के शब्द हो सकता है, आपने पढ़े हो, विकारी और अविकारी। पढ़े हैं? विकार मतलब होता है कमी, त्रुटि, गलती, बदलाव। जिन शब्दों में बदलाव हो सकता है वो विकारी, जिनमें नहीं हो सकता वो अविकारी। जो अविकारी है वही, इन दोनों को एक करो, जो अविकारी है वही अव्यय है, इनमें बदलाव नहीं होता। बदलाव जनरली होता है तीन आधारों पे। वो तीन आधार कौन कौन से हैं? लिंग, कारक और वचन। इन तीन आधारों पे किसी शब्द में अंतर होता है। जैसे हम एक शब्द ले लें, ठीक है, ये शब्द है लड़का। ये शब्द सदैव ऐसा ही रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ये आवश्यकता पड़ने पे बदलता रहेगा, लाइकली। इस आधार पे चेंज करो, मात्रा लगाई और बदल गया, ये तो हुआ। मात्रा लगाई और शब्द का स्वरूप बदल गया, तो ये कैसा शब्द है? विकारी। क्योंकि ये, इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ये बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है। अब इसी शब्द को फिर लिखो, कारक बदल दो। इसके बाद हमें लाना है ने, ठीक, बदल गया। फिर हम वचन बदल दें, हर बार में ये बदल रहा है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें तुम कुछ भी कर दो वो वैसे ही यूज होंगे, वो बदले नहीं जा सकते। जैसे जेंडर चेंज करो इसका, चूंकि वो आदमी है ही नहीं, तो जेंडर चेंज कैसे करोगे? उसका जेंडर नहीं चेंज कर सकते। कारक लगाओ, कुछ भी, ने लगाओ, में लगाओ, से लगाओ, इसके पीछे लगाओ, कुछ नहीं होगा, वो यथाशक्ति का यथाशक्ति रहेगा। फिर आप वचन चेंज करो, बहुत सारी शक्तियां लाओ,
कुछ नहीं होगा, नहीं बदलेगा। तो ये शब्द कैसा हो गया? अविकारी। कैसा शब्द? अविकारी। इतना क्लियर हुआ विकारी और अविकारी क्या है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या कारक बदलने पे बदल जाते हैं वो विकारी होते हैं, और जो लिंग, वचन या कारक बदलने पे नहीं बदलते वो अविकारी होते हैं। अब अव्यय क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी साधारण से शब्द के साथ जुड़ेंगे और उसे विकारी से अविकारी बना देंगे। बात क्लियर हुई? अव्यय क्या है? ये छोटे छोटे शब्दांश हैं, ऐसा मान लो उपसर्गे हैं, लेकिन ऐसी उपसर्गे हैं जो किसी के साथ जुड़ जाएंगी तो फिर उसे नहीं बदलने देंगी। जब तक नहीं जुड़ी है तब तक वो शब्द बदल रहा है। अलग करो। ये पूरा शब्द अविकारी कहलाएगा। इसमें से यथा अव्यय है और ये वाला शब्द विकारी है। अगर अलग कर दिया तो शक्ति को बदलो, वचन चेंज करो, शक्तियां बदल गया। कारक चेंज करो, शक्तियों बदल जाएगा, बदल सकता है। लेकिन जैसे ही ये अव्यय इसमें फिट हुआ, अब इसका बदलना बंद हो गया। अव्यय के बारे में बात कुछ स्पष्ट हुई। अव्यय क्या है? अव्यय वे उपसर्ग हैं जो किसी विकारी शब्द के साथ जुड़ेंगे, वैसे ही उन्हें अविकारी बना देंगे। यानी अब नहीं, जब वो जुड़ गया अब नहीं बदल पाओगे। जब तक वो नहीं जुड़ा तब तक बदल सकते हो, उसके जुड़ते ही नहीं बदल सकते। ये इनकी खासियत है। संभवतः बात स्पष्ट हो गई होगी कि अव्यय क्या है। इतना क्लियर हो गया। डेफिनेशन आप लिख चुके हैं। डेफिनेशन में आपने क्या लिखा? डेफिनेशन में लिखा पहला पद अव्यय होता है, मतलब ऐसा ही कोई शब्द आएगा और किसी मूल शब्द के साथ वो वाला शब्द आकर के जुड़ जाएगा, फिर उसका बदलाव करवाना बंद कर देगा, फिर उसको नहीं बदलने देगा, उसको चेंज करना बंद कर देगा। तो अव्यय भाव की ये खासियत हुई। अब समझो गलतियां कहां होती हैं, समस्याएं कहां आती हैं। मैं 4 विकल्प दे रहा हूं और उन 4 विकल्पों में से आपको यह बताना है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास है। इनमें से किस में द्वंद्व समास है, यह बताना है। समान सा प्रश्न है? कोई नहीं। बड़ी जल्दी बदलते हो, इतनी जल्दी नेता नहीं बदलता है। अभी अभी कह रहे थे तीसरा, अब कह रहे चौथा है। तीसरा ही है, कोई बात नहीं। मैंने क्यों बताया? मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि तुम्हें किस तरह से पढ़ना चाहिए। समझो, जनरली क्लासेस में कि आइए 5 मिनट में समाज सीख के जाइए, जैसे नहीं दुकानों पे बेचते हैं, वैसे आपको मिलेगा ये 5 मिनट में सिखा देते हैं। ये फास्ट ट्रिक, हार्ड ट्रिक, तरह तरह की ट्रिकें बताएंगे, फेल हो जाती है ट्रिकें। द्वंद्व समास की ट्रिक है कि बीच में डैश लगा मिले और द्वंद्व समास हो गया। ऐसे तो बताते हैं, जो ट्रिक बताएंगे वो भी बताएंगे। मैंने कहा 90% जगह काम आएगा, 10% जगह काम नहीं आएगा। 10% जगह केवल और केवल कॉन्सेप्ट काम आएगा। अभी तक मैं जितनी देर से पढ़ा रहा हूं अभी अभी भाव पे ही पहुंचा हूं। इतनी देर में तो सारे समास करके 20 प्रश्न और करवा दिए होते, लेकिन बात वही कि ये 10% से नहीं होते। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो द्वंद्व समास का हो। अब एक बात दिमाग में बैठा लो कि डैश होने से द्वंद्व समास नहीं होता। द्वंद्व समास की जो कंडीशंस हैं वो होने पे द्वंद्व समास होता है। हुआ ये कि इसको मैंने टूटा हुआ लिख दिया, इसको मैंने इकट्ठा वाला नहीं लिखा।
इकट्ठा वाला अगर मैं इसको लिखता तो इसको लिखता एकाएक, ऐसे लिखता मैं, नहीं लिखा, मैंने डैश करके लिख दिया, तो अब हो गया। ये कौन सा समास है? दो तीन, अभी एक एक था ना, उसको आगे बढ़ा दिया मैंने, दो तीन कर दिया। कौन सा है बताओ? दो तीन। तो इतना डरना भी नहीं है, मैं फिर बहुत कठिन थोड़ी पूछ दिया मैंने। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व है। अभी मैं बताऊंगा क्यों है, तो तसल्ली कर लो थोड़ी। पहले ये देखो गलतियां कहां कर रहे हो, एक और देखो। कौन सा है? द्वंद्व है। हाँ द्वंद्व है, ये द्वंद्व है, इसमें डैश नहीं है, इसमें डैश है, द्वंद्व है, इसमें डैश नहीं है, द्वंद्व है, और इसमें डैश है, द्वंद्व नहीं है। मतलब डैश गारंटी, असल बात मैं यही समझा रहा था कि डैश गारंटी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझो, उसकी डेफिनेशन समझो कि क्या होगा तो होगा, ये समझ लेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, नहीं तो छोटे छोटे शब्द पूछ के आपसे गलती करवा देंगे। एक और बताओ। कौन सा है? अच्छा, एक में लिखा है बार बार, एक में लिखा है घर बार। कौन सा वाला? बाद वाला, घर बार। क्या है? द्वंद्व है। हाँ द्वंद्व है। दूसरा वाला द्वंद्व है, और ये पहला वाला, ये अव्ययी भाव है। अब ये क्यों है, अब यहां आते हैं, अब तुम गौर से सुनोगे, जब इतनी गलतियां कर देते तो समझ में आता है कि नहीं, अब गौर से सुनना चाहिए। देखो, दरअसल अव्ययी भाव समास दो तरह का होता है, इसके भी दो टाइप होते हैं। कौन से? पहला टाइप कहलाता है अव्यय पद पूर्व, और दूसरा कहलाता है नाम पद पूर्व। क्या मतलब हुआ इनका? अव्यय पद पूर्व का मतलब हुआ कि पूर्व का पद अव्यय होगा, ऐसा उल्टा पढ़ लो, ठीक। इसका मतलब हुआ पूर्व का पद नाम होगा, और नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब होता है संज्ञा। नाम का मतलब संज्ञा। दो चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, गलतियां होती हैं, वो समझ लीजिए। अव्यय पद पूर्व का मतलब इनसे पहले कोई अव्यय आएगा, और अव्यय में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि यथा, भर, बे, प्रति, ये ऐसे हैं जो पहले आ जाएंगे, फिर उसको ऐसा कर देंगे कि हम नहीं बदल सकते। जैसे एक है और इसके आगे प्रति जोड़ दिया, तो अब क्या हो जाएगा? प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक। अब इसमें प्रत्येकों प्रत्येके कुछ नहीं कर सकते, और ये समास कैसा हो गया? अव्ययी भाव हो गया। यानी ये सब आएंगे, इन सब के जोड़ने से जो बनेगा वो कहलाएगा अव्यय पद पूर्व वाला, और ये होगा कौन सा? अव्ययी भाव। इधर तो आप रट्टा मार सकते हो, मैं भी लिखवा दूंगा, 10-12 उपसर्ग हैं, वो जहां जुड़े हुए हों देखो और बता दो अव्ययी भाव है, रट्टा मार लेंगे। यहां क्या है, इसकी खासियत यह है कि नाम पहले होगा, मतलब संज्ञा ही होगी। तो पहले भी संज्ञा होगी, होगी बाद में भी संज्ञा, मतलब दोनों बार क्या आएगा? संज्ञा आएगी। कुल मिलाकर के यहां की एक बात याद रखो, रिपीटिशन ऑफ वर्ड। यहां क्या होगा? शब्द का दोहराव होगा। जैसे एक, एक, क्या हो जाएगा? एका एक। ठीक। बार बार, क्या हो जाएगा? बारम बार। ठीक। यहां एक ही शब्द रिपीट कर रहा है,
तो जब एक ही शब्द रिपीट करे तब भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास। एक और एग्जांपल देखो, मैं 4 एग्जांपल दे रहा हूं। ये 4 विकल्प है और इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि इनमें से किस में द्विगु समास है। मैं इसी में प्रश्न और भी बदल सकता हूं। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किस में द्वंद्व समास है। या एक और बदल सकता हूं, इनमें से किस में अव्ययी भाव समास है भी कि नहीं है वो अलग बात है, मतलब आपको बताना है। अब एक और आपकी थ्योरी फेल हो रही है। मैं ये ऐसे सवाल उल्टे पुल्टे इसलिए ला रहा हूं ताकि आपकी पुरानी थ्योरी भस्म हो जाए, नई वाली क्लियर करो। नहीं तो पुरानी वाली बहुत परेशान करेगी। दिमाग में एक चीज बैठाए हो ना, गिनती मतलब द्विगु समास, ऐसे तो बैठा है ना, गिनती मतलब द्विगु समास नहीं होता। 4 विकल्प है, 3 समास निकलेंगे इसमें। कैसे? ये पहला वाला जो है ये अव्ययी भाव, अभी बताऊंगा क्यों है। ये पहला क्या है, अव्ययी भाव है। दूसरा द्वंद्व है। अब गिनती भी द्वंद्व होती है, गिनती भी द्वंद्व होती है, ये भी द्वंद्व है, ये द्विगु है। क्यों और कैसे समझो। 19 कैसे बना? 19 दरअसल है 19। 19 क्या है? 19। उन मतलब होता है एक कम, तो 19 का मतलब 20 से एक कम, वो क्या कहलाएगा? 19। और ये क्या है? उपसर्ग। 20 का 20 कर सकते हो, 19 लगते ही 19 ने नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति। ये क्या हो गया? अव्ययी भाव। 25 का मतलब क्या होता है? 5 और 20, बीच में से निकला और, बीच में से निकले और, बीच में से निकले या, क्या होता है? क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। 44, 4 और 40, क्या हुआ? द्वंद्व हुआ। ये दोराहा क्यों है? इसमें एक संज्ञा है, ये विशेषण विशेष है, और ये जो गिनती है वो विशेषण है। एक विशेष है, एक विशेषण है, और फिर गिनती है, तब जाकर के ये हुआ द्विगु समास। बहुत गलतियां होती हैं हिंदी में, पूरी हिंदी का क्लियर कर लो। हिंदी में जितने भी उन हैं वो सब अव्ययी भाव है। 19, 29, 39, फिर 49, 59, 69, 79, बट नॉट 89। 89 नहीं, याद रखना, नहीं तो कहो कि 999 वाले होते हैं। 89 का मतलब 9 और 80, मतलब कहां पहुंच गए? द्वंद्व। फिर 99, क्या हुआ? 9 और 90 वो भी द्वंद्व। 89 और 99 द्वंद्व है, बाकी सारे 9 अव्ययी भाव है, ठीक। और इन्हीं के साथ एक संज्ञा जोड़ दी जाए, तो विशेष जोड़ दिया जाए, तो फिर वही हो जाएंगे द्विगु। अब दिमाग थोड़ा चक्कर काटने लगा होगा, अब कल ध्यान से बैठ के पढ़ोगे। अभी तक लग रहा था समास बहुत आसान चीज है, लेकिन जब तक कठिन नहीं होती तब तक मजा भी नहीं आता। अब कल बहुत गौर से पढ़ोगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत गौर से। अभी हमने शुरुआत नहीं कर पाई है, समझ लो। शुरुआत करने से पहले इतना कंफ्यूजन भर गया दिमाग। अब इस कंफ्यूजन को आप जैसे ही क्लियर कर लेंगे, फिर किसी एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है कि तुमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ दे जिसमें तुम कंफ्यूज हो।
अगर वो सारे कंफ्यूजन जो अभी मैंने बताए हैं ये क्लियर कर लेंगे तो, हालांकि क्लियर करने में भी बहुत कठिनाई नहीं है, आराम से हो जाएंगे। तो कल के लिए तैयार रहिए, कल बताएंगे इनके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर।